Exceed Academy. Connect to learn. फर्स्ट चैप्टर का 1.4 टॉपिक है एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं तो उस दौरान उसकी मेजरमेंट्स के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आ सकते हैं, वैल्यूज़ या अनसर्टेनिटीज़ और एरर्स होते हैं। इन एरर्स और अनसर्टेनिटी को रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस दौरान हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए और किस तरह हम इन टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एरर्स क्या चीज़ होती है। मेजरमेंट्स में एरर्स का मतलब ये होता है कि वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई वैल्यू और उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उनके दरमियान कितना डिफरेंस है। इन डिफरेंस को हम एरर्स कहते हैं। एरर्स 2 टाइप्स के होते हैं, रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर ये है कि जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मल्टीपल मेजरमेंट्स लेते हैं, यानी एक से ज़्यादा टाइम्स मेजरमेंट्स लेते हैं, उनके मेजरमेंट्स के दौरान अगर हर टाइम एक नई वैल्यू आ रही है जो कि ओरिजिनल वैल्यू से डिफरेंट है तो उसे रैंडम एरर कहते हैं। रिपीटेड मेजरमेंट्स गिव डिफरेंट वैल्यूज़ तो रैंडम एरर होता है। और सिस्टमेटिक एरर ये है कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट से जब मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर उसकी रिपीटेड वैल्यूज़ या रिपीटेड मेजरमेंट्स लेते हैं, उनके दरमियान एक कांस्टेंट डिफरेंस है, यानी ओरिजिनल वैल्यू के दरमियान और मेजर की गई वैल्यू के दरमियान एक कांस्टेंट डिफरेंस है, तो ये सिस्टमेटिक एरर होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी वायर की लेंथ हम फाइंड करते हैं तो वो आती है, उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 5 मिलीमीटर है। अब 5 मिलीमीटर को जब इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर करते हैं, उसकी वैल्यू कभी 5.1 आ जाती है, कभी 4.9 आ जाती है मिलीमीटर। तो हर बार एक नई वैल्यू आ रही है, ये रैंडम एरर होगा। अगर इसकी वैल्यू हर बार 5.2 आ रही है या 5.1 आ रही है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, जब भी हम मेजर करते हैं यही आ रही है, यानी ओरिजिनल वैल्यू से डिफरेंट है, तो ये सिस्टमेटिक एरर होगा। एरर्स अक्कर क्यों होते हैं? एरर्स की कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से एरर अक्कर हो सकता है। नंबर 1 है नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। जो भी पर्सन मेजरमेंट कर रहा है उसे एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ को कि मेजरमेंट इस इंस्ट्रूमेंट से किस तरह लेते हैं। नंबर 2 है फॉल्टी ऑपरेटर्स। या तो ऑपरेटर्स के अंदर कोई फॉल्ट हो सकता है, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से हमारी वैल्यू करेक्ट नहीं आ रही। और नंबर 3 है इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। मेजरमेंट करने वाला जो मेथड या टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है वो उस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने के लिए सही नहीं है। तो इन रीज़न्स की वजह से फिर मेजरमेंट्स हमारी डिफरेंट हो जाती है। एरर को अगर हमने ख़त्म करना है उसके लिए ये कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेजरमेंट्स लें और उन मेजरमेंट्स की हम एवरेज फाइंड कर लें। इससे ये होगा कि जो उसकी वैल्यू एवरेज वैल्यू होगी वो ओरिजिनल वैल्यू के बहुत क्लोज होगी, तो इस तरह हमारा एरर कम से कम हो जाएगा। रैंडम एरर जो है उसके कॉजेज़ अननोन है, उसकी रीज़न्स का पता नहीं होता कि किस वजह से रैंडम एरर आ रहा है। अलबत्ता जो सिस्टमेटिक एरर है उसके रीज़न्स नोन होते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स के जो कॉजेज़ हैं वो ज़ीरो एरर, पोर कैलिब्रेशन और इनकरेक्ट मार्किंग की वजह से आ सकता है। ज़ीरो एरर ये है कि जब दो स्केल किसी इंस्ट्रूमेंट के आपस में मेजरमेंट के दौरान इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके स्केल्स के दरमियान जो ज़ीरो पोजीशन है उसका डिफरेंस आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्नियर कैलिपर का स्केल है, उसकी ये मेन स्केल है 0, 1, 2, 3। इसी तरह एक दूसरा स्केल होता है जिसे हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अब ये जो मूवेबल स्केल है उसकी वैल्यू अगर 0, 1, 2,
3। अगर हमारा वर्नियर कैलिपर करेक्ट काम कर रहा है तो उसकी ये जो ज़ीरो की पोजीशन होगी इस ज़ीरो के बिल्कुल सामने होगी। अगर इस ज़ीरो की पोजीशन बिल्कुल सामने है तो मतलब हमारा कैलिपर सही वर्क कर रहा है। समटाइम्स ये होता है कि किसी ना किसी रीज़न से इसकी ये जो स्केल है इसकी ज़ीरो मेन स्केल से हट कर होती है। अब ये मूवेबल स्केल की ज़ीरो यहाँ पे आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसका ज़ीरो एरर आ रहा है, इसके ज़ीरो पोजीशन के दरमियान एरर है, जिसकी वजह से हमारी मेजरमेंट्स में कोई ना कोई एरर आ जाएगा। इसी तरह पोर कैलिब्रेशन है। जब मेजरमेंट के दौरान स्केल्स को इस्तेमाल करते हैं उस दौरान कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो डिजिट्स हैं आपस में बिल्कुल एग्जैक्ट कंबाइन नहीं हो पाते। और इसी तरह समटाइम्स ये होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मार्किंग का आपस में डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस ज़ीरो से इस ज़ीरो के दरमियान 1 मिलीमीटर की लंबाई है, लेकिन हो सकता है कि जो मूवेबल स्केल है उसके दरमियान ये 1.1 मिलीमीटर की लंबाई हो। अगर इस तरह कोई इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी इनकरेक्ट मार्किंग इस्तेमाल हो रही है तो उस दौरान हमारी मेजरमेंट में एग्जैक्टली एरर आ जाएगा कोई ना कोई। सिस्टमेटिक एरर को हम किसी भी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करके उसके एरर को ख़त्म कर सकते हैं। अब ये जो हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल कर रहे हैं इसे अगर हम किसी भी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से जाकर कंपेयर कर लेते हैं और अपनी इन वैल्यूज़ और इनके मार्किंग को ठीक कर लेते हैं तो उस दौरान हमारा सिस्टमेटिक एरर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। Uncertainty is the range of possible values within which the true value of the measurement lies. Uncertainty जिसे हम उर्दू में गैर यकीनी भी कहते हैं, ये एक वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ की रेंज होती है जिसके दरमियान हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो लाई कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10.1, 10.2, इसी तरह 10.0, 10.1। अब ये चार जो वैल्यूज़ हैं ये एक वैल्यू की रेंज है। इन वैल्यूज़ के दरमियान जो हमारी करेक्ट वैल्यू है वो 10.0 है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ये जो करेक्ट वैल्यू है इसके अराउंड जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो इस रेंज के अंदर आएंगी, यानी इन रेंज के अंदर ही हमारी करेक्ट वैल्यू लाई कर रही है। ये जो रेंज है इसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये एक बहुत ही मेन टॉपिक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए इस दौरान सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। जब कोई भी फिगर है डेसिमल की फॉर्म में, डेसिमल मतलब जहाँ ये पॉइंट इस्तेमाल हो रहा है, उनके जो डेसिमल से फर्स्ट वाले डिजिट्स हैं वो हमारे पास वो कन्फर्म होते हैं कि इंक्लूडेड हैं, लेकिन डेसिमल के बाद जो डिजिट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो उनमें कोई ना कोई डाउट आ जाता है। अगर हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक आती है तो डेसिमल के बाद ही उसके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक आएगी। अब ये जो 12 है इसे हम कहते हैं नॉन डिजिट, और डेसिमल के बाद हैं ये डाउटफुल डिजिट्स होते हैं। डाउटफुल, all correctly known digits and first doubtful digit is significant figure। डेसिमल के पहले जो भी डिजिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं और डेसिमल के बाद वाला फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो होगा उनको हम मिला के सिग्निफिकेंट फिगर का नाम देते हैं। एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल
20.1। अब ये जो 20 है ये एक्यूरेटली नोन है। जब भी हम मेजरमेंट करेंगे उसमें लाजमी है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये 20 वैल्यू आएगी। हाँ, अलबत्ता डेसिमल के बाद कोई ना कोई डिफरेंस आ सकता है, तो ये डाउटफुल डिजिट है और ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट है। जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, यानी ज़ीरो के अलावा 1 से 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं, वो अगर कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। नॉन ज़ीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। इसी तरह अगर ज़ीरो जो है वो बिटवीन टू नॉन ज़ीरो इस्तेमाल हो रही है, टू नॉन ज़ीरो, तो वो भी सिग्निफिकेंट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 एक नॉन ज़ीरो है, इनके दरमियान 0 इस्तेमाल हो रही है और इसके बाद 1 इस्तेमाल हो रहा है। 201, इसमें अब 3 डिजिट्स हमारे सिग्निफिकेंट हैं, यानी 2 भी सिग्निफिकेंट है, 0 भी और 1 भी, क्योंकि 0 इन दोनों के दरमियान आ रहा है। अलबत्ता अगर 0 डेसिमल के बाद कहीं इस्तेमाल हो रहा है, उस दौरान वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल 2.003। अब ये जो इधर डेसिमल के बाद 0 इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि इनसे पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट इस्तेमाल हो रहा है और एंड पे भी नॉन ज़ीरो डिजिट इस्तेमाल हो रहा है। तो इस दौरान इनमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और अगर कोई 0.005 इस तरह की कोई वैल्यू गिवन है, उस दौरान जो ज़ीरो नॉन ज़ीरो से पहले इस्तेमाल हो रहे हैं, इनके ये यानी 2 नॉन ज़ीरो के दरमियान में नहीं है, बल्कि एक नॉन ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इस दौरान ये ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इनमें हमारे पास एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि 5 है। अगर ज़ीरोज़ डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट से भी बाद में इस्तेमाल हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1.100, इस फॉर्म में हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो 4 हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने डेसिमल के से पहले तो 0 अगर इस्तेमाल हो रहे हैं उनको तो हम काउंट करते हैं आम तौर पे, लेकिन उनके बाद वाले ज़ीरोज़ को हम ड्रॉप भी कर देते हैं, उनकी हमारी नज़र में कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन मेजरमेंट्स के रूल्स अपने हैं, इसके लिहाज से ये जो बाद में ज़ीरोज़ इस्तेमाल हो रहे हैं ये सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ होंगे। और अगर कोई भी फिगर है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या पावर ऑफ 10 में है, उस दौरान उसे हम पावर ऑफ 10 वाले को इग्नोर कर देंगे, बाकी जो डिजिट्स हैं उनको हम सिग्निफिकेंट लिखेंगे। 1.75 मल्टीप्लाई बाई 3, अगर इस तरह की कोई डिजिट है तो इसमें हमारे पास जस्ट 1753 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ये 10 की पावर या 10 जो है इन्हें हम इग्नोर कर देंगे। इसी तरह समटाइम्स ये होता है कि बहुत सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस दौरान हमने देखना है कि उन वैल्यूज़ में जो डेसिमल के बाद कम से कम फिगर्स जिस इस्तेमाल हो रहे हैं, हम अपने फाइनल आंसर में उतने ही डिजिट्स इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 5.348 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाई 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ एंड डिवाइडेड बाय 1.336। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.45768 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है,
लेकिन फाइनल आंसर में इसे हम लिखते वक्त ये देखेंगे कि जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हैं उनमें डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट्स किस में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये 5.348 है, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन 3.6 जो है इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट इस्तेमाल हो रहा है। तो हम अपने फाइनल आंसर में भी इसी तरह 1 डिजिट को ही इस्तेमाल करेंगे, यानी 1.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 आ जाएगा और बाकी डिजिट्स को हम ड्रॉप कर देंगे। अब ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इन रूल्स को देखते हुए किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं अपने फाइनल आंसर में। और अगर सम अप कर रहे हैं किसी भी वैल्यूज़ को 25.87 और 3.891 इस तरह की अगर गिवन है, उनको हम सम अप कर रहे हैं 1 7 9 16, इनके सम आता है 29.761। लेकिन हम अपने फाइनल आंसर में इसे डेसिमल के बाद कितने डिजिट इस्तेमाल हो रहे हैं, 8 7 2 डिजिट्स कम से कम इस्तेमाल हो रहे हैं। इस फाइनल आंसर में 29.76 लिखेंगे। अब ये जिस तरह से हम राउंड ऑफ किए हैं, ये हम डायरेक्ट इन्हें राउंड ऑफ नहीं कर सकते, यानी इन्हें राउंड ऑफ करने के भी कुछ रूल्स हैं। नेक्स्ट हम उन रूल्स को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जिन फिगर्स को हम ड्रॉप कर रहे हैं, अगर उसमें फिगर ग्रेटर देन 5 है, जो फिगर इस्तेमाल हो रहा है ग्रेटर देन 5 है, तो उसे ड्रॉप करते वक्त हम प्रीवियस में 1 का इजाफ़ा कर देंगे +1। फॉर एग्ज़ाम्पल 6.789, अगर हमने अपने इस आंसर को लिखना है डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, तो ये आएगा 6.7, इसके बाद एंड पे आ रहा है 8 के बाद आ रहा है 9, जो कि 5 से बड़ा है। अब 5 से बड़ा है तो इसकी वजह से हम 8 में 1 इजाफ़ा कर देंगे, तो ये 6.79 हमारा आंसर आएगा। अगर जो फिगर हम ड्रॉप कर रहे हैं वो लेस देन 5 है, तो उस फॉर्म में कोई इजाफ़ा नहीं होगा। 6.752, अब हमने 2 को ड्रॉप करना है, 2 5 से छोटा है, तो इस 5 में कोई एडिशन नहीं होगी। 6.75 हम इसे डायरेक्ट लिख लेंगे। 5 इस्तेमाल हो रहा है, कोई भी फिगर इक्वल टू 5 है, उस दौरान हम ये देखेंगे इस 5 से पहले हमारा जो डिजिट इस्तेमाल हो रहा है वो इवन है कि ऑड है। इवन है अगर, तो उसमें हम कोई इजाफ़ा नहीं करेंगे, और अगर ऑड है तो उसमें 1 इजाफ़ा कर देंगे और उसे हम इवन कर देंगे। 6.755, अब एंड पे 5 इस्तेमाल हो रहा है, इस 5 को हमने ड्रॉप करना है, और इससे पहले 5 है जो कि ऑड है। अब इस 5 में हम 1 इजाफ़ा कर देंगे, तो ये आएगा 6.76। इसी तरह अगर 6.745, एंड पे 5 है, इसको ड्रॉप करना है, लेकिन इससे पहले हमारे पास 4 है जो कि इवन है, तो इसमें हम कोई इजाफ़ा नहीं करेंगे बल्कि 5 को ड्रॉप कर देंगे। 6.74 ही हम इसे रहने देंगे। इसी तरह अगर एक फिगर गिवन है 64.5846, अब हमने इसे डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट को शो करना है, तो ये आएगा 64.5 के बाद 8 है जो कि 5 से बड़ा है, तो ये 5 की बजाय 6 बन जाएगा। 64.6 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन टेल्स अस हाउ मेजरमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर। कोई भी वैल्यू प्रिसाइज होती है अगर उसकी जो दूसरी मेजरमेंट्स हैं वो ओरिजिनल वैल्यू के बहुत क्लोज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वैल्यू है
10.0 या 10.1 या 9.9। अब ये जो बाकी वैल्यूज़ हैं ये 10 के बहुत क्लोज हैं। इसका मतलब ये जो 10 है ये एक प्रिसाइज़ वैल्यू है। प्रिसाइज़ वैल्यू है, जो डिफरेंट वैल्यूज़ हम फाइंड कर रहे हैं वो नियरली इक्वल टू 10 हैं। और इसी तरह एक्यूरेसी टेल्स अस हाउ मेजरमेंट इज़ क्लोज टू ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी ये है किसी भी वैल्यू को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 10.01 अब ये नियरली इक्वल टू 10.0 के है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी मेजरमेंट 10.01 है वो एक एक्यूरेट वैल्यू है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू के बिल्कुल इक्वल है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होती है। लीस्ट काउंट ऐसी वैल्यू होती है जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कम मेजरमेंट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि 1 मिलीमीटर की मेजरमेंट कर सकता है कम से कम, तो ये उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है, या इसे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहेंगे। इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किसी भी न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है। इसका फार्मूला ये है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय जो मेजरमेंट हमें गिवन है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मेजरमेंट गिवन है 45.01। अब ये जो डेसिमल के बाद 01 है ये उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, जो इंस्ट्रूमेंट कम से कम मेजरमेंट फाइंड कर सकता है। अब इस 0.01 को हम 45 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये है कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमने जो फाइंड की उसे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास परसेंटेज में आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वैल्यू है 45, उसके अंदर अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 2% है। अब ये जो 2% है का मतलब ये है कि 45 के अंदर 45 का 2% हम फाइंड करेंगे। 45 का 2% डिवाइडेड बाई 100 दैट्स इक्वल टू 0.9। इसका मतलब ये है कि 45 के अंदर 0.9 प्लस भी हो सकता है या 0.9 45 से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये अनसर्टेनिटी हमें ये बताती है कि ओरिजिनल वैल्यू के दरमियान इतना डिफरेंस हो सकता है, यानी ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है या इतना इससे कम भी हो सकती है। और अगर हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड की है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर और उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई मेजरमेंट है 25 सेंटीमीटर, तो इस दौरान हमारे पास तो ये आएगा 0.004 और इसे मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे हम 0.4%। ये अनसर्टेनिटी होगी हमारी ओरिजिनल वैल्यू के अंदर, यानी 25 के अंदर प्लस माइनस 0.4% की अनसर्टेनिटी होगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर कोई मसला है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।